आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलाना चाहूंगा जो संत ओशो के परम भक्त हैं, जो एक शांत चित्त वाले, अनुशासित, परिश्रमी, पर्यावरण प्रेमी, ईमानदार लेखक, कवि, चित्रकार और आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। मैं बात कर रहा हूं ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम सरदार शहर के संचालक श्रीमान अशोक जी अनुराग की। चूरू जिले के में 10 फरवरी 1968 को सरदार शहर तहसील में जन्मे अशोक जी अनुराग का बहुत ही सरल व्यक्तित्व है। विद्यार्थी जीवन से ही कविता से विशेष लगाव रखने वाले अनुराग कहानी, उपन्यास, गजल, चिंतन, चित्रकला, मूर्तिकला तथा संगीत में भी सक्रिय हैं। व्यक्ति एवं व्यक्तित्व रूपांतरण के लिए मूल व मौलिक क्रांति ध्यान को जानने के बाद 2008 में सरदार सर में उन्होंने ओशो ध्यान आश्रम की स्थापना की थी। नमस्कार साथियों, आज मैं नरेंद्र बारूपाल आया हूं चूरू जिले के सरदार सर में, जहां शहर के दक्षिण दिशा में रतनगढ़ और अजमेर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मारुति नगर स्थित ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक महान व्यक्तित्व के धनी और महान संत स्वामी अशोक जी अनुराग से, जो एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। आज हम सरदार सर के दक्षिण में स्थित ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम में आए हैं, जहां हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये हजारों पेड़ इस आश्रम के संचालक श्रीमान अशोक जी अनुराग के अथक प्रयासों से लगाए गए हैं। अशोक जी अनुराग एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति हैं। उनके मन में पेड़ पौधे लगाने का एक विशेष जुनून है। मरुद्रा में बहुत कम पानी के बावजूद बूंद बूंद सिंचाई से यहाँ हजारों वृक्षों को विकसित किया गया है। निश्चित ही मरुद्रा में इस मरुध्यान से अध्यात्म, कला, साहित्य की त्रिवेणी प्रवाहित हो सके। आज हम आए हैं सरदार सर के ओशो आश्रम में, जो सरदार सर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ के संचालक श्रीमान अशोक जी अनुराग से आज हम संपर्क करेंगे, उनसे इस आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी को नमस्कार। आज हम आए हैं ओशो ध्यान ओएसिस आश्रम में। यहाँ पर ये हमारे सरदार सर में ओशो ध्यान आश्रम है, वो सरदार सर के दक्षिण दिशा की में स्थित है। और यहाँ के जो संचालक हैं स्वामी अशोक जी अनुराग, आज हम उनसे ओशो आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार स्वामी साहब। नमस्कार स्वामी जी, आपसे मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा कि आप ओशो आश्रम और ओशो ध्यान ओएसिस आश्रम से कई दिनों से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके मन में ओशो आश्रम से जुड़ने का ख्याल कैसे और कब आया? ओशो से जुड़ने का ख्याल नहीं आया, बल्कि ये घटना इस तरह से घटी कि 1984 में मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था और उस समय मुझे एक ओशो की किताब इत्तेफाकन मिली, संभावनाओं की आहट। उस किताब को मैंने जैसे ही खोल करके पहला पेज पढ़ा, उसी के साथ मुझे जो जीवन में तलाश थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं और वहीं से 1984 से मेरी इस यात्रा का प्रारंभ हो गया। आपने इस ओशो आश्रम का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से कर रखा है स्वामी साहब। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो निर्माण कार्य किया वो कब से किया और कैसे किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ओशो से जुड़ने के बाद और संन्यास्त होने के बाद मेरा पहला ख्याल ये था कि मैं सर्विस लगूं, और सर्विस लगने के बाद मुझे ऐसी तलाश थी कि कहीं पर मैं जंगल में एकांत में रहूं। मैं जल्द ही लेक्चरर में मेरा सिलेक्शन हो गया और उसके बाद 1997 में मैंने ये जमीन खरीदी आश्रम के लिए 5 बीघा, और उसके लिए प्रयास प्रारंभ किया। समय के साथ मैंने बैंकों से लोन वगैरह लेकर के धीरे धीरे अपनी सर्विस के साथ साथ इस आश्रम को डेवलप करता गया, और इस प्रकार से आज आप इसका जो मूर्त रूप देख रहे हैं, ये मूर्त रूप 1997 से शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है और ये कार्य निरंतर जारी है। हम देख रहे हैं कि ओशो आश्रम बहुत ही अच्छा है। इसमें एक तो डॉर्मेट्री बनी हुई है, एक ओशो की जो लाइब्रेरी बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। वो इसके बारे में आप बताएं। यहाँ पर आश्रम में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओशो पिरामिड है। पिरामिड बहुत कम आश्रमों में है, तो यहाँ पर 40 बाई 40 का ध्यान करने के लिए साधकों के लिए पिरामिड है।
साधकों के पठन पाठन के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है, रहने के लिए डोरमेट्री और रूम्स की व्यवस्था है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लगभग 3000 पेड़ है, जिसमें कि साधक अपनी साधना के बाद और जंगल का उनको एक फीलिंग आती है और वो महसूस करते हैं जैसे जंगल में रह रहे हो। ये इस आश्रम के प्लस पॉइंट है। आप ओशो के जीवन से जुड़े हुए हैं। ओशो के जीवन का मूल मंत्र क्या है? ओशो के जीवन का मूल मंत्र, अगर आप उनका संपूर्ण साहित्य और देशना देखें तो 2 मूल मंत्र है। पहला ध्यान, दूसरा प्रेम। उनकी लगभग 650 किताबें प्रकाशित है, अंग्रेजी और हिंदी में। उन तमाम किताबों में उनकी देशना है, वो सब विषयों पर वे बोले हैं। लेकिन आप उनके जीवन की अंतिम रूप से निष्पत्ति देखना चाहें कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने 112 प्रकार की ध्यान की विधियां दी है। ये उनका बहुत बड़ा योगदान संसार को है। और इसके साथ ध्यान और प्रेम उनके 2 पंख है। हर बिंदु पर ओशो अंततः लाते हैं तो वो ध्यान और प्रेम है। आप एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे मूर्तिकार हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं और अच्छे लेखक हैं। आपने बहुत सी अच्छी रचनाएं की हैं। आप उन रचनाओं के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए। लगभग मेरा रचना काल है वो ओशो से जुड़ाव के साथ साथ ही उभरा। मैं 16 वर्ष की उम्र में ओशो से जुड़ गया था और मुझे याद आता है कॉलेज टाइम से मैं लिखने लगा था। मेरी पहली काव्य कृति कली की कसक 1993 में पब्लिश हुई थी, लेकिन मेरा लेखन उससे पहले ही कॉलेज से शुरू हो गया था। अब तक मेरी 27 किताबें हैं, वो प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें 2 राजस्थानी काव्य संग्रह भी है और बाकी के शेष उसमें काव्य संग्रह हिंदी के हैं और 2 उपन्यास, एक प्रेम कहानी की तरह है और प्यार जैसे मर्स या कोई। तो निरंतर ये कार्य है लेखन का, वो सतत रूप से ओशो की साधना के साथ साथ मेरा लेखन कार्य भी चल रहा है। हमने सुना है ओशो बहुत एक नेक इंसान थे, लेकिन ओशो के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं सर, सच क्या है? गलत धारणाएं होने का प्रमुख कारण यह है कि लोग दरअसल खुद सुनते और पढ़ते नहीं हैं, वो दूसरों के द्वारा सुनते हैं। और ओशो के पूरे जीवन का अभियान कबीर की तरह है, सामाजिक बुराइयों को मिटाना था। इस कारण से उन्होंने बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए हैं और किसी भी प्रकार के विचार के प्रति उनके भीतर न संशय है, न द्वंद है, न वो बोलने से डरते हैं। इस कारण से उनकी एक किताब आई थी शुरू में, संभोग से समाधि की ओर। उस किताब से ही पूरे समाज में बवाल मच गया था और वो बवाल आज तक खड़ा है। कोई भी आदमी उस किताब को उठा करके पढ़ने की जहमत नहीं उठाता कि इसमें लिखा क्या है। अगर आप उस किताब को देखोगे तो ओशो का बहुत सुंदर दर्शन है कि मनुष्य की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका रूपांतरण किया जा सकता है, उसका दमन नहीं करना है। सेक्स नहीं, उसके स्थान पर वो प्रेम पर जोर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग सेक्स और प्रेम को अलग अलग डिफाइन नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है, ओशो का नहीं। हमें आने वाले समय में इस बात को समझना चाहिए और मैं ये देख रहा हूं कि ओशो के जाने के लगभग 33 वर्ष बाद समाज में बहुत बड़ा उनको समझने में अंतर आ रहा है। नई पीढ़ी है वो बड़े खुले दिल और दिमाग से ओशो को ग्रहण कर रही है। आश्रम चला रहे हैं। ओशो आश्रम चलाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? दरअसल इस आश्रम का कोई ट्रस्ट नहीं है और ये आश्रम मैं सिंगल हैंड चला रहा हूं। तो शुरू से लेकर के जब ये जमीन क्रय की थी तब से आज तक का पूरा स्ट्रगल है वो मेरा व्यक्तिगत रहा है। और हम ये देखते हैं कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागृति नहीं है और राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर भी कोई इसमें मदद और सहायता नहीं करता है। तो इस आश्रम में मुझे लाइट लाने में भी 13 वर्ष लगे और अंततः मुझे लाइट मिली, तो वो भी आज भी मुझे कॉमर्शियल मिल रही है, उसके लिए डोमेस्टिक नहीं है, जबकि मैंने सारा काम पर्यावरण और प्रकृति के लिए किया है। वो स्ट्रगल तो एक रहा ही कि जितना कुछ इसमें डेवलपमेंट किया है उसके लिए मैंने पैसे का जुगाड़ व्यक्तिगत स्तर पर अपनी ओर से सारा बैठाया। लेकिन उस स्ट्रगल के अलावा ये स्ट्रगल ज्यादा रहा कि पानी और लाइट के लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़े और उसमें भी आज मुझे महंगी लाइट मिल रही है कि कॉमर्शियल एक दुकानदारों की जो रेट लगती है वही रेट इस आश्रम को लग रही है, जो कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन मेरा अपने गुरु के प्रति जुनून और जज्बा है, इस कारण से वो सब कुछ सहन करके मुझे इस कार्य को करना है। आपने आश्रम बना रखा है, आप आश्रम भी चलाते हैं, गृहस्थी भी चलाते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे
कि आप संन्यास और गृहस्थी में सामंजस्य कैसे रख पाते हैं? ओशो की पूरी देशना है वो है संसार न छोड़ने की, पलायन न करने की। इसलिए ये बात मेरी बहुत छोटी उम्र में ही समझ आ गई थी कि मुझे कमाना भी है, अपनी गृहस्थी भी चलानी है और मुझे जंगल में एकांत में भी बैठना है। तो इसके लिए मैंने एक प्रकार से ऐसा मानिए कि मेरा एक पंख गृहस्थी का है, दूसरा पंख संन्यास का है, और उनमें मैं पूरे जीवन भर बैलेंस करके चला हूं कि मैंने किसी प्रकार से अपनी गृहस्थी को भी है वह अवॉइड नहीं किया और अपने संन्यास को भी अवॉइड नहीं किया। हालांकि ये बात मैंने संपूर्ण जीवन में रखी है कि ध्यान है वो मेरे लिए प्रथम है, उसके बाद सब कुछ पीछे है। और ध्यान मेरे लिए प्रथम है तो ध्यान के कारण से सब कुछ अपने आप ही सदगुरु की कृपा से संभव होता चला गया और मैं गृहस्थी और संन्यास दोनों को बैलेंस करने में कहीं भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप एक शिक्षक के बतौर लेक्चर और प्रिंसिपल के पद पर रहे हैं, आपकी छवि बहुत ही अच्छी रही है। आपने 5 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला कैसे लिया? इसका कारण यह रहा कि मेरी जो गृहस्थ की जिम्मेवारी थी वो पूरी हो चुकी और व्यक्तिगत रूप से मुझे सारा समय साधना को देना था। इसलिए मैंने साधना के लिए कि अब जब मेरी पारिवारिक जिम्मेवारियां पूरी हो गई तो सर्विस करने का कोई औचित्य नहीं। इस कारण से मैंने साधना के लिए और वीआरएस लेकर के और पूर्ण रूप से अब मैं 24 घंटे वो आश्रम में रहता हूं और पूरा समय मैं मेरे को दे पाता हूं। इस कारण मैंने वीआरएस ले लिया। आपको लोग आदर्श मानते हैं और आप मेरे भी आदर्श हैं। मैंने आप पर एक छोटा सा संस्मरण भी लिखा है, अनुराग से अनुराग। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है आपका। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? मेरे जीवन का मूल मंत्र वही है जो मेरे सदगुरु ने मुझे दिया है कि जीवन में अगर किसी भी आदमी के ध्यान नहीं होता है तो ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। यद्यपि हम जो सांसारिक लोग जीते हैं वो अपने जीवन को अलग अलग उद्देश्यों में पूर्ण मानते हैं। कोई धन कमा रहा है, कोई यश कमा रहा है, कोई पद कमा रहा है। हम जीवन में तमाम काम करें, उनकी मना ही नहीं है, उनकी आवश्यकता भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान के बिना जीवन जी रहा है बेहोशी में, तो उसके जीवन का औचित्य नहीं है, बल्कि ऐसा ही है कि जिस प्रकार से एक पशु संसार में आकर के चला जाता है वैसे वह व्यक्ति भी चला जाता है। तो ध्यान को जानना सबके लिए जरूरी है। मैंने मेरे सदगुरु से सीखा है और मैं दूसरों को भी ये मैसेज पहुंचाता हूं कि ध्यान और शांति के बिना जीवन व्यर्थ है। तो मेरे जीवन का मूल मंत्र ध्यान और प्रेम है। स्वामी जी, आप अपने जो सभी दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को यह संदेश देना चाहूंगा कि आज के समय में ओशो को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओशो है वो एक विचारक भी है, वो एक दार्शनिक भी है, वो एक दृष्टा भी है, वो एक बुद्ध पुरुष भी है और उनकी देशना है वो बहुआयामी है। किसी भी सब्जेक्ट और विषय को नहीं छोड़ा। आजकल तो मैं ऐसा देखता हूं कि नई पीढ़ी में जो आगे बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तो उनको कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप ओशो के बारे में जानते हैं? और कोई बच्चा अगर ऐसा कहता है कि मैं ओशो के बारे में नहीं जानता तो इंटरव्यू फेल हो जाता है। तो ओशो इतने प्रासंगिक है आज के युग के लिए कि ओशो को सभी को पढ़ना चाहिए। कारण यह है उसका कि ध्यान और प्रेम की शिक्षा अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में नहीं ली तो उसका जीवन अधूरा है। इसलिए मैं दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि वो अपने जीवन में ओशो दर्शन को स्थान दे, ध्यान को स्थान दे, प्रेम को स्थान दे, तो उनका जीवन है वो पुनीत हो जाएगा और एक पुण्य के मार्ग पर वो चल पड़ेंगे। ऐसा मेरा मानना है। आज हमने ओशो आश्रम के संचालक स्वामी श्रीमान अशोक जी अनुराग से भेंट वार्ता की और इनसे ओशो आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।